तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू दिया हुआ है अल्फा टी एल प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो आप इसको डी एक्स बाई डी टी लिख दो। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा टी एंड प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो यहाँ से डी एक्स विल बी इक्वल टू अल्फा टी डी टी एंड प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी, एंड इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये x इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3। अब ये कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स। तो अगर हम x1 लिखें तो x1 विल बी इक्वल टू अल्फा बाई 2 एंड प्लस बीटा बाई 3। अब अगर x2 लिखें तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये 2 अल्फा हो जाएगा एंड प्लस 8 बीटा बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखे हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो अब अगर इससे डिस्टेंस निकालें तो x विल बी इक्वल टू x2 एंड माइनस x1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा एंड माइनस अल्फा बाई 2 एंड प्लस 8 बीटा बाई 3 एंड माइनस बीटा बाई 3। तो ये कितना हो गया, 3 अल्फा बाई 2 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बीटा बाई 3। तो आपका डिस्टेंस ये होना चाहिए, तो 3 बाई 2 अल्फा प्लस 7 बाई 3 बीटा। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट when the particle attains zero accelerations then its velocity। सिमिलर क्वेश्चंस है जैसा अभी है, सेम क्वेश्चंस है। x इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर और माइनस सी टी क्यूब। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो। तो दैट इज a प्लस 2bt एंड माइनस 3ct स्क्वायर। अब कह रहा है कि व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो ये हो गया 2b एंड माइनस 6ct। तो अगर हम एक्सेलरेशंस को जीरो ले रहे हैं तो दैट इज 2b माइनस 6ct। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गया 2b बाई 6c यानी कि b अपन 3c। अब इस टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम वेलोसिटी में फेड करें तो v इजकल टू a प्लस 2b एंड t का वैल्यू हो गया b बाई 3c माइनस 3c एंड इनटू b स्क्वायर 3c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक 3c को हम कैंसिल कर देते हैं। तो बचा क्या, a प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c एंड माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c। तो ये बच गया क्या, a प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c। यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू ये आना चाहिए व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। तो a प्लस b स्क्वायर बाई 3c। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। A particle located at x is equal to 0 at time 0 starts moving along the positive x directions with a velocity v that varies as the displacement of the particle varies with time t as। displacement को बोल रहा है कि किस तरह से वो vary कर रहा है। तो
अगर देखें तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू दिया हुआ है अल्फा रूट एक्स एंड टी जीरो में एक्स जीरो है और यू जीरो है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चंस में। पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू जीरो स्टार्ट्स। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू अल्फा एंड एक्स टू द पावर 1/2। तो यहाँ से एक्स टू द पावर -1/2 डी एक्स विल बी इक्वल टू अल्फा डी टी एंड इंटीग्रेट कर लीजिए। तो टी जीरो में एक्स जीरो है एंड टी टाइम में एक्स है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2√x इसका टू कितना हो गया अल्फा टी। तो x का वैल्यू कितना हो गया अल्फा स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है तो जो x है दैट इज वेरीज टी स्क्वायर हो जाएगा। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक क्लॉक है 75 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड। तो in 30-minute durations the tip of the second hand travel x distance more than the tip of the minute hand. The distance x in meter is nearly equal to। तो अगर आप देखें तो हम सेकेंड हैंड का है 70, रेडियस ऑफ द सेकेंड हैंड इज 75 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द मिनट हैंड इज 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर आप मिनट हैंड देखें तो 30 मिनट्स में मिनट हैंड्स की पोजीशंस ये हो जाएगी। दिस इज यहाँ पर 15 मिनट होगा, ये 30 मिनट हो गया, ये 12 है, 15 30 45 एंड 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड कवर्ड बाय मिनट हैंड, यानी कि डिस्टेंस 1 लिख देते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई and radius of the minute hand and divided by 2। ये पूरा अगर 1 सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होगा तो 30 मिनट्स में उसने हाफ सर्किल मिनट हैंड्स ने हाफ सर्किल कवर किया है। तो जो डिस्टेंस होगी दैट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल लेंथ होगी। तो ये आपका पाई एंड रेडियस ऑफ द मिनट हैंड है। अब अगर डिस्टेंस ऑफ द कवर्ड बाय सेकेंड हैंड देखें, जिसको मैं D2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये अगर सेकेंड हैंड का डिस्टेंस है तो सेकेंड हैंड अगर एक फुल चक्कर लगाएगा तो 1 मिनट होगी। तो 30 मिनट्स दिया हुआ है, इसका मतलब सेकेंड हैंड जो है वो 30 चक्कर लगा रहा होगा 30 मिनट में, क्योंकि सेकेंड हैंड 1 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। तो 30 मिनट्स में 30 चक्कर लगाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द second hand in 30 minutes will be equal to 30 and multiplied by 2 pi and radius of the second hand। अब ये कह रहा है कि इस दोनों का जो डिफरेंसेस है वो x है। in 30 minute duration the tip of the second hand will travel x distance more than the tip of the minute hand। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपको d2 एंड -d1 लेने के लिए बोल रहा है। एंड इसमें देखें तो यहाँ से अगर हम 2 को कैंसिल कर दें तो हम पाई कॉमन ले सकते हैं। तो
यहाँ से अगर देखें तो पाई अगर कॉमन ले लें तो ये हो गया 60 एंड मल्टीप्लाइड बाय 75 एंड माइनस 60। तो यहाँ से अगर देखें तो पाई एंड 60 बाहर निकाल लेते हैं तो ये 75 माइनस 174 हो जाएगा। एंड द वैल्यू मीटर में बोल रहा है हमें फाइंड करने के लिए, तो मीटर में करेंगे तो अगर हम इसको 3.14 ले लें इंटू 60 एंड इंटू 74 एंड डिवाइडेड बाय 100 तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। एंड तो 139.4 के आसपास आ जाएगा ये। वन 139.4 आ जाना चाहिए ये। तो ये आपका फर्स्ट, ये मल्टीप्लाई करके फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा मेरे ख्याल। स्पीड दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन विथ 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो तो 5/18 से करेंगे तो ये 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये 30 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस टनल T1 will be equal to L and plus L and divided by T, एंड अगर देखें तो ये फिर से अगर टनल है इसकी लेंथ L है और ट्रेन B इस डायरेक्शंस में आ रही है कितने स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो टाइम टेकन बाय बी टू क्रॉस द टनल एंड इसकी लेंथ आपको 4L दिया हुआ है, इस लेंथ इज 4L। तो टाइम टेकन बाय बी टू क्रॉस द टनल T2 विल बी इक्वल टू L एंड प्लस 4L एंड डिवाइडेड बाय 20। तो अब ये ज्यादा है ये कम है और इस दोनों का डिफरेंसेस आपको 35 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 35 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो अब अगर देखें तो आपको हमें फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, लेंथ L फाइंड करने के लिए, और L की वैल्यू 60L दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर 60 अगर फिट कर दूं 60L तो ये 64L डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा एंड माइनस ये 61 हो जाएगा। तो ये 61L डिवाइडेड बाय 30 हो गया एंड डिवाइड इक्वल टू 35 ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप 60 LCM ले लो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 192L हो गया एंड माइनस ये कितना हो गया 2, ये 62 नहीं 122L हो गया इक्वल टू 35। तो ये कितना हो गया 70L डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 35। तो L हमारा हो गया 30, एक जीरो कैंसिल कर दिए, 5L हो गया 30।
मीटर में, एल हमारा 30 मीटर हो गया। तो हमें टनल की लेंथ जो है, टनल की लेंथ आपको 60 एल दिया हुआ है, तो 60 एंड मल्टीप्लाइड बाय 30, इसका मतलब 1800 मीटर आ जाएगा। ये देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लेंथ को एल 4L वगैरह कुछ ले लिया है एंड उसके बेसिस पर कह रहा है। ये सिंपल है भाई, टनल रेस्ट में है तो सिर्फ ट्रेन ए उसको क्रॉस कर रहा है। अगर टनल या दूसरी ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होता तब हम रिलेटिव वेलोसिटी लेते, लेकिन ये टनल रेस्ट में है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस करने का जो लेंथ होगा वो टनल की लेंथ और ट्रेन की लेंथ होगी। तो हमने टनल की लेंथ और ट्रेन की लेंथ लिया है, लेकिन दूसरे वाले का 4L लिया है, तो उसके बेसिस पर बहुत इजीली निकल जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, two buses P and Q start from a point at the same time and move in a straight line, and their position are given. At what time both the buses have same velocity? तो दो बसेज हैं, XP का देखो वैल्यू क्या दिया हुआ है, XP दिया हुआ है अल्फा टी एंड प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वेलोसिटी ऑफ द P विल बी इक्वल टू अल्फा एंड प्लस 2 बीटा टी। सिमिलरली आपका पोजीशन ऑफ द सेकेंड बस दिया हुआ है FT एंड माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द Q विल बी इक्वल टू F एंड माइनस 2T। अब कह रहा है क्वेश्चंस में कि आप एट व्हाट टाइम बोथ द बसेज हैव सेम वेलोसिटी, यानी कि ये दोनों वेलोसिटी को सेम लेना है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस 2 बीटा टी विल बी इक्वल टू F एंड माइनस 2T। तो हमें T फाइंड करना है, तो यहाँ से 2 को इस साइड ले आइए, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2 बीटा एंड प्लस 1 इक्वल टू F माइनस अल्फा। तो हमें, एंड यहाँ पर T कॉमन लिया है, यहाँ पर T कॉमन लिया है, 2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से 2 बीटा एंड प्लस 1 बचेगा T। तो T का वैल्यू कितना आ जाएगा, F माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2 तो बाहर निकाल लिए है ना, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा ना, हम 2 बाहर कॉमन ले लिए हैं, तो 2 एंड बीटा एंड प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। तो F माइनस अल्फा 2 1 प्लस बीटा, तो लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a boy reaches the airport and finds that escalator is not working. He walks up the stationary escalator in time t1. If he remains stationary on a moving escalator, then the escalator takes him up to time t2. The time taken by him to walk up on the moving escalator will be, देखिए हमने रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम को दिखाया है, डिस्कस किया है। अगर डाउन स्ट्रीम में रिवर के डायरेक्शंस में अगर बोट फ्लो करता है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी दो रिवर प्लस बोट ऐड हो जाता है। अगर रिवर के अगेंस्ट मूव कर रहा है बोट, तो रिवर बोट माइनस रिवर करते हैं। यहाँ पर रिलेटिव की कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की कंसेप्ट है। तो ये पहले केसेस में कह रहा है कि ये मान लीजिए उसकी एस्केलेटर है एंड ही वॉक्स। अब फर्स्ट केसेस में एस्केलेटर स्टेशनरी है और ये वॉक करते हुए ये यहाँ पर आया, और मान लीजिए कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं, तो जो टाइम है वो t1 है, यानी कि t1 विल बी इक्वल टू d अपॉन वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग। अब दूसरे केसेस में ये स्टेशनरी है, ओनली एस्केलेटर मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम कवर करेगा। इसका मतलब T2 विल बी इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ द स्केलेटर, हम ऐसे लिख देते हैं स्केलेटर। अब थर्ड केसेस में वो कह रहा है कि ये पर्सन्स वॉक भी कर रहा है और स्केलेटर भी मूव कर रहा है। तो उस केसेस में टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर जो है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो टाइम विल बी इक्वल टू डी, तो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ द वॉकिंग एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द एस्केलेटर ऐसा लेंगे। आ, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ये कंफ्यूज नहीं करिए कि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करेंगे, क्योंकि यूजुअली सेम डायरेक्शन पर वेलोसिटी माइनस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर डाउन स्ट्रीम वाला केसेस लगाइए कि एस्केलेटर उसको अपनी तरफ खींच रहा है और वो खुद भी मूव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के कंसेप्ट से डी अपॉन ये हो जाएगा डी अपॉन वी ऑफ। तो यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप डी अपॉन, एक सेकंड, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं डी अपॉन टी वन, क्योंकि आपको वेलोसिटी ऑफ द वॉकिंग लिखना है तो दैट विल बी डी अपॉन टी वन, और ये हो जाएगा डी अपॉन टी टू। आप डी कॉमन लेके हटा दीजिए तो ये टी वन टी टू डिवाइडेड बाय टी वन एंड प्लस टी टू आ जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a balloon is moving up in air vertically above a point A, यहाँ पर point A है, on the ground when it is a height h1। अब ये कह रहा है कि जब वो h1 हाइट पर है, a girl is standing at the distance d point B from A, she is at an angle of 45 डिग्री, जो कि यहाँ पर फिगर में मेंशन किया हुआ है। With respect to the vertical, when the balloon climbs up a further height h2, अब ये फिर से अगर h2 डिस्टेंस ऊपर चला गया है तो इट इज सीन एट एन एंगल 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल इफ द गर्ल मूव्स ए फर्दर डिस्टेंस। अब यहाँ पर गर्ल देखता है, ये इसको देखने के लिए ये इतना डिस्टेंस फिर से मूव किया है एंड यहाँ पर 60 डिग्री एंगल से देख रहा है, तो एंड 1030 की वैल्यू दिया हुआ है आपको, तो हमें h2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले देखो कि ये एंगल आपका 45 डिग्री है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, इसका मतलब H1 एंड D इक्वल है। तो पहला रिलेशंस हमने ये निकाल दिया कि 1045 H1 अपन D 1045 1 है, इसका मतलब आपका H1 जो है वो D के बराबर है, ये एक रिलेशन निकल गया। अब अगर देखेंगे तो ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, तो 1030 H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाय D प्लस 2.464 D आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको 1030 डिग्री विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो D एंड प्लस 2.464 D एंड 1030 का वैल्यू क्वेश्चंस में 0.5774 लेने के लिए बोल रहा है। ये हो गया 0.5774 इक्वल टू H1 की जगह पर D लिखेंगे एंड प्लस H2 एंड होल डिवाइडेड बाय 3.464 D आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप तो रफली अगर हम इसको 0.6 के आसपास मानते हैं एंड इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसको अगर 3 ले, रफली अगर 3 लेते हैं तो 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.8 हो जाएगा, उससे स्लाइटली ग्रेटर होगा। इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि D प्लस H2 विल बी इक्वल टू 2D। फिर से देखिए, अगर हमने एक्यूरेट मल्टीप्लाई करना तो है नहीं, तो 0.6 लें, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 आ जाएगा, तो उससे स्लाइटली ग्रेटर तो हम 2 ले रहे हैं। इसका मतलब
H2 की वैल्यू D आ जाएगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू D। तो हमारा H2 जो है वो B ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एवरेज वेलोसिटी 50/7 दिया हुआ है एंड टोटल डिस्टेंस 2.5x हो जाएगा। एंड फर्स्ट वाला टाइम निकालेंगे तो ये x/5 हो जाएगा एंड प्लस दूसरा देखेंगे तो ये 1.5x डिवाइडेड बाय v2 हो जाएगा। यहाँ पर x को कॉमन लेके हटा लो तो दिस इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो गया v2 एंड यहाँ से हो गया 7.5 डिवाइडेड बाय 5v2, तो 5v2 को हम ऊपर ले लेते हैं। अब अगर देखें यहाँ पर तो 50/7 इज इक्वल टू 2.5 multiplied by 5 and v2 divided by v2 and plus 7.5। तो यहाँ से मैं 10 ले लेता हूँ एंड ये 5 2 हो गया एंड यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या 4v2 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा एंड इक्वल टू 7v2। तो 3v2 इक्वल टू 3v2 इक्वल टू अगर 30 आ गया तो v2 हमारा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, two cars P and Q are moving on a road in the same directions. Accelerations of car P increases linearly with time t, whereas Q moves with a constant accelerations. Both cars cross each other at time t is equal to 0 for the first time. The maximum possible number of crossing, including the crossing at t is equal to 0. अब यहाँ पर अगर देखें तो सपोज करिए कि आपका ए पी की वैल्यू के टी है और ए क्यू की वैल्यू ए है एंड ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर क्रॉसिंग पर वो दोनों कार्स पी एंड क्यू टी इक्वल टू 0 में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो कितने बार वो और क्रॉस कर सकता है ये कंसेप्ट लेना है हमें। तो वो जब भी क्रॉस करेगा तो उस दोनों के बीच का सेपरेशन 0 होगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो उस यहाँ पर उस दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी है या नहीं है ये नहीं दिया हुआ है। अगर इसकी t 0 है एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन उसकी कांस्टेंट है ये तो नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करो यहाँ पर u रिलेटिव कुछ मान लो, u रिलेटिव मान लीजिए कि u है एंड a रिलेटिव कुछ मान लीजिए a माइनस के टी है। तो यहाँ पर आप x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जो आपके एक्सेलरेशन है वो टाइम पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम यहाँ पर a रिलेटिव को a माइनस के टी लिखते हैं तो यहाँ पर dv बाई डी टी रिलेटिव है ये इक्वल टू a माइनस के टी लिख सकते हैं। तो dv ये रिलेटिव है a डी टी एंड माइनस के टी एंड डी टी लिख सकते हैं। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर लें तो यहाँ पर u एंड v लिख देते हैं एंड 0 से t ले लेते हैं। तो यहाँ पर v माइनस यू इक्वल टू हो गया ए टी एंड माइनस के टी स्क्वायर बाय 2 एंड v को आप लिख सकते हो u प्लस ए टी एंड माइनस के टी स्क्वायर बाय 2। अब अगर इसको dx बाई डी टी लिख दें
तो dx will be equal to u dt plus at dt and minus k by 2 t square dt। एंड इसको अगर इंटीग्रेट कर लें, सॉरी, इसको अगर इंटीग्रेट कर लें तो हमारा x की वैल्यू यू टी माइनस ए टी स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस माइनस ए टी क्यूब बाई 6 आ रहा है। तो अगर हम x को फिर से लिख दें अगर, तो x इज इक्वल टू t कॉमन ले लेते हैं, तो u एंड प्लस ए टी बाई 2 एंड माइनस के टी स्क्वायर बाय 6 ऐसा आ रहा है। तो एक तो हमारा t इसका, तो अब हमें x को जीरो लेना है, क्योंकि जब भी वो क्रॉस करेगा तो उस दोनों के बीच का सेपरेशन जीरो होगा। तो हम जीरो इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं t u एन प्लस ए टी बाई 2 एंड माइनस ए टी स्क्वायर बाय 6। अब t इक्वल टू जीरो एक हमारा सॉल्यूशन हो गया, एंड इसमें t की एटलीस्ट दो वैल्यू आएगा, चाहे u नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, लेकिन t का दो वैल्यू आएगा। इसका मतलब द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग जो है ये आंसर 3 होना चाहिए, इंक्लूडिंग t इक्वल टू 0। फिर से देखिए कि उस दोनों के बीच का हमने इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी लिया है और रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर आप डायरेक्ट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड है। तो उससे आप x का एक इक्वेशन तैयार कर लो, एंड इससे आप t की थ्री पॉसिबल वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से इसकी आंसर 3 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, अगर ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x एट एनी टाइम इज गिवन टू यू, its acceleration at any time t is x to the power minus 1 where n is। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ है। हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 2x dx by dt will be equal to 2t। तो x एंड मल्टीप्लाइड बाय v इजकल टू t हो गया। अब यहाँ पर फिर से आप डिफ्रेंशिएट करिए, एंड ये u इंटू वी वाली फार्मूला हो गया। तो x dv बाई dt प्लस v dx बाई dt इजकल टू 1। तो ये हो गया कितना, x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस वी स्क्वायर एंड माइन इक्वल टू 1। a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन x, और v की वैल्यू t बाय v की जगह पर आप ले सकते हो, एक्सेलरेशंस को फिर से लिखने की कोशिश करें अगर, तो 1 माइनस v की जगह पर हम t बाय एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया t स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। एंड यहाँ से अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब ये आपका 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 हो गया। इसका मतलब a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया x टू द पावर माइनस 3 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस n का वैल्यू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a particle initially at rest starts moving from a reference at x is equal to 0 along x-axis with velocity v that varies as the acceleration of the particle is। अब यहाँ पर देखोगे तो v का वैल्यू दिया हुआ है 4 रूट x,
तो यहाँ पर आप dv by dx निकाल लो। तो dv by dx will be equal to 4 multiplied by 1 upon 2 root x। तो ये हो गया 2 upon root x। एंड एक्सेलरेशंस के लिए आप v dv by dx का फार्मूला लगाओ। तो v हमारा है कितना 4 root x एंड dv by dx है 2 root x। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, a particle moving in one dimensions under the action of a variable force, its initial position was 16 meter right to the origin। its initial positions origin 16 मीटर राइट, यानी कि यहाँ पर t इक्वल टू 0 है। The variation of its positions with time is given to you, where x in meter and t in second. Velocity of the particle when its acceleration becomes 0। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको पोजीशन दिया हुआ है -3t क्यूब प्लस 18t स्क्वायर प्लस 16t। तो dx by dt करिए, यानी कि वेलोसिटी निकालिए। तो दैट विल बी इक्वल टू 9t स्क्वायर प्लस 36t एंड प्लस 16। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0। तो dv by dt करेंगे तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -18t एंड प्लस 36। तो अगर हम यहीं पर इसको 0 ले लें तो t इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड्स। यानी कि इस मोमेंट में आपको वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यानी कि वेलोसिटी विल बी इक्वल टू -9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 एंड प्लस 16। तो ये कितना हो गया -36 प्लस 72 एंड प्लस 16। तो ये 36 एंड प्लस 16, तो ये 52 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 28 52 मीटर पर, मेरे ख्याल से ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। A car covers AB distance with first 1/3 at V1, second 1/3 at V2 and last 1/3 at V3। आपको V1 की वैल्यू दिया हुआ है 11 मीटर पर सेकेंड एंड V2 दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ 2V1। तो ये 22 मीटर पर सेकेंड हो गया एंड V3 का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ द V1 है, यानी कि 33 मीटर पर सेकेंड हो गया। देन द एवरेज वेलोसिटी 1/3। तो आप क्या करो, इसमें हम टोटल डिस्टेंस को 3D मान लेते हैं। तो 1/3 डिस्टेंस d हो गया, फिर से 1/3 डिस्टेंस d हो गया, फिर से 1/3 डिस्टेंस d हो गया। अब यहाँ पर स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर 22 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर 33 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 3d डिवाइडेड बाय d अपॉन 11। ये वाली टाइम d बाय 11, d बाय 22 प्लस d बाय 33। अब d कॉमन लेके हटा दीजिए। तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप कितना करोगे 66 ले लो। तो 66, तो ये 6 एंड प्लस 3 एंड प्लस 2। So that is P upon 11 and multiplied by 66. So that is 18 meter per second. So average velocity of car is 18 meter per second. Next.
if the velocity of a body related to the displacement x is given by this, then the acceleration of the, देखिए जब भी आपको वेलोसिटी एंड पोजीशंस का रिलेशंस दिया हुआ है तो एक्सेलरेशंस को फाइंड करने के लिए उस केसेस में आप फार्मूला लगाओ v dv by dx, ये फार्मूला लगाओ। आपको वेलोसिटी यहां पर दिया हुआ है 5000 प्लस 24x का रूट यानी कि पावर हाफ। तो यहां से dv by dx अगर फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू 1/2 अंडर रूट 5000 प्लस 24x एंड चेन रूल के बेसिस पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 24 आएगा, तो 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि dv by dx का वैल्यू ये आ गया। अब एक्सेलरेशंस की जगह पर अगर आप वेलोसिटी की जगह पर लिखोगे तो 5000 प्लस 24x मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 5000 प्लस 24x का अंडर रूट लिखेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशंस की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हम अभी जेई मेन के काइनेमेटिक्स का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं। आप अगर काइनेमेटिक्स की चैप्टर वीडियो देखने के बाद अगर इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एंड इससे आपका एक क्विक रिविजन्स भी हो रहा है। साथ साथ इसमें एग्जामिनेशंस में कैसे स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन रखेंगे वो ये सेशंस का मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस है। जेईई मेंस के काइनेमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेशन और होगा। ये अभी जितने क्वेश्चंस हैं तो इसी तरह से हम दूसरा सेशन लेंगे जिसमें जेईई मेन के काइनेमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिर से डिस्कशन करेंगे। एक सेशन और होगा एंड स्टूडेंट्स पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।